हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14th ऑफ दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 14th ऑफ दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था WMO के बारे में, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, जिसके अध्यक्ष हैं पेटेरी तालस। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। 2022 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है सिडनी मैगलागिन और आरमन डुप्लांटिस को। जो खेती भारत का एक स्टार्टअप है, इसे 2022 के लिए अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। यूएई ने पहला अरब निर्मित चंद्रयान अंतरिक्षयान लॉन्च करा है। छत्तीसगढ़ में जो शिशुपाल की पहाड़ी है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं मेघना अहलावत। इन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया है। देखिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। मेरे टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप भी वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो इसमें से जो तमिलनाडु है, ये जलवायु परिवर्तन मिशन लेकर के आ रहा है। अभी 9 दिसंबर को यहाँ जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस मौके पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अभी है क्या? देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे कि आप रिलेट करोगे COP26 पिछले साल का 2021 वाला, कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। हालांकि इस साल मिस्र इसे होस्ट कर रहा है, यानी कि इजिप्ट। तो पिछले साल ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसी समिट में ये वादा कराए थे कि भारत जो है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, ये हासिल कर लेगा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या कहना है कि हम भारत का जो टारगेट ईयर है 2070, इसके पहले ही जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल कर लेंगे। और इसके लिए काफी सारी पहले की जाएंगी, मतलब कि कुछ इसमें से इनिशिएटिव लाए जाएंगे। इसके लिए फंड की भी व्यवस्था हो चुकी है कि किस एरिया में क्या काम किया जाना है। तो इसके लिए ना तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हम 2070 के पहले ही जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करेंगे। अब जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी लिखी हुई है। मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, वायुमंडल में विभिन्न फैक्ट्री या व्हीकल के थ्रू, इन सभी माध्यम से 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हुआ है। तो इतनी ही मात्रा में यदि इसे दबा दिया जाए, जितनी मात्रा में उत्सर्जन हुआ उतनी ही मात्रा में दबा दिया जाए, तो कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन ये जीरो हो जाता है। अब कैसे दबाया जाएगा? देखिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके, और भी काफी सारी पहले हैं जिसके माध्यम से ये इक्वल हो जाएगा। तो जितनी मात्रा में उत्सर्जन हुआ उतनी ही मात्रा में ये सोख कर लिया जाता है। अब इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य है वातावरण यानी कि एनवायरमेंट से जो CO2 है, इसकी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाना। विभिन्न तरीकों में वृक्षारोपण भी एक तरीका है। तो जितनी मात्रा में इसका उत्सर्जन हो रहा है उतनी ही मात्रा में इसे दबा दिया जाए, ताकि उत्पादन और हटाई गई मात्रा कुल मिलाकर के शून्य हो सके। तो यही है कार्बन न्यूट्रलिटी। और इसके लिए विशेष व्यवस्था, मतलब कि इस मिशन को जो लॉन्च किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए विशेष व्यवस्था कर रही है तमिलनाडु की सरकार। और इसके लिए जो राज्य सरकार है, इसने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, इसकी भी स्थापना की है, जो कि इस मिशन को आगे अंजाम भी देगा। तो ये जो तमिलनाडु का जलवायु परिवर्तन मिशन है ना, ये जिला स्तर पर लागू किया जाएगा और इसमें विभिन्न जलवायु अधिकारियों की भी नियुक्ति की जानी है। और जो तमिलनाडु सरकार है, इसने अपने जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके जो पूर्व निदेशक थे एरिक सोलेहम, इसे भी अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई से 2 फैक्ट आप लोगों को याद होंगे। ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसका जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसे चेन्नई में स्थापित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि हो जाएंगे। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की। तो सभी ऑप्शन को आप रिलेट कर सकते हो जो कि किसी न किसी मामले में पहले स्थान पर या पहले राज्य बने हैं। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य केरल है। और अलग से जेंडर बजट पेश करने वाला, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जबकि तमिलनाडु को आप रिलेट करोगे ना, तो सरकारी स्कूलों में फ्री यानी कि मुफ्त में नाश्ते की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत जो आरबीआई है, इसने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देती हूँ। आरबीआई तो समझते हैं ना, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक, भारत का जो केंद्रीय बैंक है। अब इस शब्द पर आप ध्यान दे दी, सार्क, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसने भी हाल ही में 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 8 मेंबर कंट्री हो जाएंगी इसकी। 8 मेंबर कंट्री में कौन कौन? भारत तो देखो है ही इसका सदस्य देश में। एक तो भारत हो गया, पास पास का मैप के थ्रू यदि बता सकूं, ये पाकिस्तान दूसरा हो गया। तीसरी कंट्री यहाँ हो जाएगी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर है, मैप में नहीं दिख रहा इसलिए यहाँ बता रही हूँ। चौथी कंट्री हो गई बांग्लादेश, पांचवा मालदीव, छठवां श्रीलंका। अब भारत के कंधे पर इधर जो बैठी और कंट्री है, नेपाल और भूटान, ये भी इसकी मेंबर कंट्री हो जाएंगी। स्थापना दिवस कब मनाया है? 8 दिसंबर को। तो इसी मौके पर मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण और आरबीआई के बीच में $200 मिलियन की ये जो डील है ये हुई है। अब ये जो बाकी की चीजें लिखी हुई हैं, इसे आप ध्यान न दें, मैं जो बता रही हूँ इजी लैंग्वेज में वो आप समझें। देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन आप पढ़िए, 15 नवंबर 2012 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क ये लागू हुआ था, और इसी फ्रेमवर्क के तहत भारत ने 2020 में श्रीलंका को भी $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली सुविधा जो कि प्रोवाइड कराई है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क होता क्या है। इजी लैंग्वेज में यदि हम समझे, स्वैप, स्वैप माने अदला बदली, ठीक है, एक्सचेंज आप इसे कह सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मालदीव का तो एग्जाम्पल नहीं लूंगी, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि भारत की सबसे अच्छे संबंध किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका ने 100 मिलियन US डॉलर, इतना अमाउंट है जो किसे दे दिया है? भारत को दे दिया है। हालांकि इसकी दरें निर्धारित नहीं है, जो भी हो दरें बाद में निर्धारित हो जाएंगी। कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है ये भी बाद में। बस टॉपिक क्या है कि अमेरिका ने भारत को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई है, ठीक है। अब ये मुद्रा स्वैप जो होगी, स्वैप यानी कि अदला बदली, इस फ्रेमवर्क के तहत होगा क्या कि इंडिया जो है, डॉलर में तो इंडिया को पैसे मिल गए हैं, अब इंडिया इस पैसे का इस्तेमाल अपने डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में कर सकता है जहां उसे जरूरत है। तो इंडिया जब इस पैसे को लौटाएगा अमेरिका को, तो जरूरी नहीं है कि ये डॉलर में ही लौटाए, ये इंडियन करेंसी जो रुपया चल रहा है ना, तो अपनी मुद्रा में भी इसे लौटा सकता है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि बीच में जो मार्केट फ्लैक्चुएशन है ना, इससे इंडिया बच जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क से बच जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो आज डॉलर का रेट, मतलब $1 बराबर कितना चल रहा है? 85 मान लो, ठीक है। और मान लो कल कितना हो गया? $1 बराबर 75। तो ऐसे में तो इंडिया को भारी नुकसान हो सकता है। तो ये अग्रीमेंट हुआ ही इसलिए है ताकि ये जो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है ना, जब किसी दो पार्टी या दो देशों के बीच में किया जाता है, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उन्हीं दो पार्टीज के बीच में, तो अपनी करेंसी इसमें ये एक्सचेंज कर सकती है दोनों कंट्रीज, है ना। तो इसी के तहत अभी हाल ही में भारत ने, मतलब आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को ये अमाउंट दिया है। मालदीव की कैपिटल माले करेंसी रुपया हो जाएगी। इक्विवरीन एक्सरसाइज जो कि भारत और मालदीव के बीच में होती है। चलिए सभी ऑप्शन को हम डिस्कस कर लें। श्रीलंका को भी इसी नीति के तहत भारत ने पैसे दिए थे, मैंने बता दिया। मॉरिशस, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब पिछले बार मॉरिशस के दौरे पर थे, तब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। जो थाईलैंड है ना, जो कि गांजा यानी कि कैनबिस को लीगल करने वाला पहला एशियाई देश बना है। अगला प्रश्न है, देश भर में 15 अगस्त 2022 तक कितने स्टोर खेलो इंडिया केंद्र ये खोले जाएंगे? तो टोटल 1000 खेलो इंडिया, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा वैसे जून 2020 में हो चुकी थी, लेकिन अभी इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने देश के कम से कम प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, हर जिले में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में क्या होगा कि प्रत्येक जिलों में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे और बाकी इंडिया के हिस्सों में एक जिलों में एक
एक केंद्र। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है प्रेजेंट टाइम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो चौथा एडिशन इसका हुआ था ना, ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था और इसमें पदक तालिका में हरियाणा ही टॉप पर था। बैंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें कि जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर की ये टॉप पर थी। 36वें राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में संपन्न हुए, जबकि 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में आयोजित होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है? तो इसमें से जो मनीषा रामदास है, इन्होंने BWF इनके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का साल सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का खिताब इन्हें मिल चुका है। 17 साल की हैं ये, और मनीषा ने पूर्व चैंपियनशिप के SU वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 2022 में कुल मिलाकर के 11 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। BWF इसकी स्थापना 1934 में हुई, कुआलालंपुर में मलेशिया है, और इसी की एथलीट पैनल में शामिल की गई हैं PV सिंधु, सिमोन बाइल्स। इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का चुना गया है, जबकि टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 का एथलीट ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है? कल ही तो मैंने बताया था एरॉन जज हो जाएंगे। ठीक है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च स्पोर्ट्स का अवार्ड है, डॉन अवार्ड, ये मिल गया है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया जाएगा? तो इसमें से जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ के जो पिनरई विजयन, इन्होंने देश का पहला चार्टर्ड गेटवे और बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कर लिया है, और इसके साथ ही कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल यहीं पर कमीशन किया गया है। तो ये है केरल। केरल के बारे में हालांकि हम आगे डिस्कशन करने भी वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन में मैंने लिख रखा है। जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ है, दिल्ली में, आपको मालूम ही है। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री भारत का पहला एयरपोर्ट ये यही बना है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसका प्रभार टाटा ग्रुप ने लिया है। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 24/7 सौर ऊर्जा संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया है, और इस एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनके नाम को तो मंजूरी पहले भी मिल चुकी थी, और फाइनली अब जो उड़न परी है, जिन्हें आप पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, PT उषा 58 वर्षीय है। 4 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। 1984 में ओलंपिक 4 मीटर की बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही, और इन्हें अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इस संगठन की स्थापना 1927 में हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर राजीव मेहता इसके सेक्रेटरी हो जाएंगे, और अध्यक्ष PT उषा है। PV सिंधु के बारे में डिस्कशन कर ही चुकी हूँ। देखिए, इंडियन ओलंपिक कमेटी की ना जो एथलीट आयोग है, एथलीट आयोग, इसमें अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम, आपको पता ही है, बॉक्सर है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और उपाध्यक्ष के रूप में अचंता शरद कमल की नियुक्ति की गई है। G20 अध्यक्ष पद के तहत G20 नौकरी ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जो बैठक है ना, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। तो वित्त मंत्रालय और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये इस सम्मेलन की सह मेजबानी करने जा रहे हैं, और G20 अध्यक्षता के दौरान वित्त ट्रैक एजेंडे पर यहाँ बातचीत शुरू होगी। तो वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल ट्रैक में तो ये बेंगलोर में मीटिंग हो रही है। उदयपुर में ना शेरपा मीटिंग होगी, एक्चुअल में हो चुकी है शेरपा मीटिंग, जिसमें कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने। उदयपुर ये राजस्थान का सिटी ऑफ लेक है। इतना तो मालूम है ना, G20 नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट कर रहा है। बेंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है, दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ टेक हब ये बेंगलोर में ही है। भोपाल ये मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहलाता है। यह रिसेंटली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का आयोजन किया गया। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल, जहां रक्षा मंत्रालय के द्वारा डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बीज फर्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो इसमें से जो केरल का बीज फार्म है, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता ही दिया है। तो कर्नाटक का ये जो बीज फार्म है, बीज यानी कि वही सीड फार्म, ये एर्नाकुलम जिले में, एर्नाकुलम ना ये केरल का पहला 100% साक्षर वाला जिला था। तो इसके
थुरुथु में ये स्थित है। तो इस प्रयास के तहत भारत में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को कम करने मतलब इसे हासिल करने में मदद मिलेगी। कार्बन न्यूट्रल का क्या महत्व है? देखिए, कार्बन न्यूट्रल पहल की जो मदद है, इससे विश्व स्तर पर हमेशा ही प्रयासरत है। भारत के अलावा अन्य कंट्रीज भी हैं जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी पर विचार कर रही हैं और अपने-अपने जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर, उसके हिसाब से अपने देश में जो पॉलिसीज है ये लागू कर रही हैं। तो कार्बन इमिशन को कम करना क्लाइमेट एक्शन में एक महत्वपूर्ण इसमें रोल प्ले करेगा। बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग तो को देखते हुए कार्बन न्यूट्रल पहल जो है आज के समय में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, नो डाउट, बिल्कुल है। कर्नाटक की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी का संबंध कहाँ से है? केरल से है। केरल के कुछ फैक्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि नेहरू बोट रेस का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये केरल में ही किया जाता है। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल गवर्नमेंट की ही पहल थी। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये केरल है। और इसके अलावा एक संतोष ट्रॉफी आप रिलेट कर सकते हो, फुटबॉल से रिलेटेड है, किसने जीती है? तो केरल ने जीती है। बात की जा रही भारत के पहले राज्य की, तो जो उत्तराखंड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। अपने राज्य में 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला यानी कि राज्य को धुआं मुक्त रखने वाला पूरी तरह से जो राज्य बना हुआ है हिमाचल प्रदेश बना है। हरियाणा कुसुम योजना के तहत टॉप पर है। कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना, जिसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। इसमें हरियाणा टॉप पर है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है? तो इसमें से जो अमेरिका है इसके द्वारा महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है। यूएस ट्रेजरी यानी कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कि दो महिला इसमें से कौन है? इसमें $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मोरबा इनके हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका की जो करेंसी नोट है इसे ग्रीन बैग भी कहा जाता है। जो लिन मारबा है ना, एक भारतीय मूल अ, एक सॉरी भारतीय नहीं, एक अमेरिकी मूल की महिला है और मोहगन जनजाति के प्रमुख है और वह संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग यानी कि इसी की वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसके कोषाध्यक्ष पद पर आसीन है। तो इन दोनों की ही साइन वाले नोट जारी किए गए हैं। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो जाएंगी। युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये सभी एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो देश टॉप पर है ये अमेरिका है। भारत की रैंकिंग इसमें 10वीं हो जाएगी। कनाडा में ना प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला देश जो है ये कनाडा बना है। मेक्सिको, विवेकानंद जी की जो पहली प्रतिमा है इसी मेक्सिको में स्थापित की जाएगी। और ब्रिटेन जो है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। अंतिम प्रश्न है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो इसमें से जो रेजर पे है, एक सेकंड रुकेंगे, रेजर पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। तो रेजर पे अब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को जल्द ही किसी सामान का पेमेंट करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई यूज करने की परमिशन है जो कि ये प्रोवाइड करा सकेगा। तो इसकी जो स्थापना है 2014 में की गई शशांक कुमार और हर्षिल माथुर के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर कर्नाटक में है। पेटीएम, इसकी स्थापना ना विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। गूगल पे एक भारत पे एक ऑप्शन में रखने वाली थी क्योंकि उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, जबकि फोन पे ना ये 2015 में अस्तित्व में आया था। समीर निगम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैंने कल आप लोगों से पूछा था 6 लेन का फ्लाईओवर जो कि भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा कहाँ बनेगा? केरला में। आज का सवाल है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।